सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक मौजूद थी। उसके बाद भी उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था। पसीने से उसकी ढीली सी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके माथे से बहता पसीना गले से होकर सीने तक जा रहा था, जिसे वो बीच बीच में रुमाल से साफ करती जा रही थी। इतने पसीने के बाद भी उसकी चाल में अभी भी तेज़ी थी। उसने एक ढीली सी ग्रे टी शर्ट और ढीली सी ब्लैक पैंट पहनी थी। साथ ही ब्लैक स्पोर्ट्स शूज़ पहने वो तेज़ी से चली जा रही थी। उसके मुंह पर ब्लैक मास्क था, जिसने लंबे काले बालों का जोड़ा बनाया हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली थी। अचानक एक जगह उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें सोचने के अंदाज में छोटी हो गई। वो एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ बाकी दिनों में उस मंदिर के बाहर कोई दिखता भी नहीं था, वहीं आज उसके बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। सब अपने हाथों में गिलास या लोटा लेकर खड़े थे, जिनमें एक छोटी चम्मच भी रखी हुई थी। मंदिर में दूध की धार बहकर बाहर आ रही थी। मंदिर के बाहर नंदी जी पर भी लोगों ने इतना दूध चढ़ा दिया था कि वो दूध बाहर लाइन में खड़े लोगों के पैरों को धोने लगा था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों के निशान फर्श एक अनोखी डिजाइन का निर्माण करते जा रहे थे। उसने आगे बढ़कर एक औरत से कुछ पूछना चाहा, परंतु तभी उसने देखा उसके मोहल्ले की कुछ जानने वाली औरतें और पुरुष उसे देखते ही मुंह बनाने लगे, जैसे उसका वहाँ होना कोई अपराध हो। ये देखकर वो बिना सवाल किए आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। क्या कर रहे हो सिद्धि दी? उसने चौंक कर अपने सामने देखा। उसके सामने एक 7 साल की लड़की खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या है अनबी, ये गिलास और चम्मच लेकर कहाँ जा रही हो तुम? उसने अनबी की गुस्से वाली नज़र को अनदेखा करते हुए पूछा। सिद्धि ने ध्यान से देखा। उसकी फ्रॉक आज भी मैली थी। उसके बाल रूखे से उलझे हुए थे। फिर भी गोल चेहरा, छोटी सी आंखों वाली अनबी उसे हमेशा बहुत प्यारी लगती थी। गिलास में दूध भी है, वो नहीं दिखा आपको? अनबी ने एक हाथ से अपने चेहरे पे आए बालों को सही करते हुए कहा। कौन सा आपके पीछे कुत्ते पड़ी हैं जो आप पीछे देखते हुए चल रही थी? अगर मैं सामने नहीं देख रही होती तो आप आज मुझे गिरा ही देती, अनबी ने सिद्धि के पीछे देखते हुए कहा, जैसे उसे अभी सच में सिद्धि के पीछे आते कुत्ते दिख जाएंगे। वो मैं बस मंदिर में भीड़ देखते हुए चल रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। तुम्हें देख कर लगता है तुम भी वहीं जा रही हो। ऐसा क्या हो गया आज जो सबको भगवान की इतनी फिक्र हो गई कि सब गिरते पड़ते यहीं आ गए? आज तो सोमवार भी नहीं है। सिद्धि ने अनवी से सवाल करते हुए एक नज़र फिर से मंदिर की ओर देख लिया। आपको पता नहीं? अनवी ने अपने होठों को गोल करते हुए आश्चर्य से देखते हुए कहा, जैसे सिद्धि के सिर पे सींग उगाए हों। उसकी इस हरकत पर सिद्धि ने उसे हल्के गुस्से से देखा। अच्छा बताती हूँ। वहाँ शिव जी दूध पी रहे हैं, साथ में नंदी जी भी, इसीलिए सब उन्हें दूध पिलाने के लिए लाइन में खड़े हैं। मैं भी वहीं जा रही थी, लेकिन आपने मुझे यहाँ बातों में उलझा दिया। अरे लेकिन सिद्धि अनबी को कुछ कहती उसके पहले ही अनबी गिलास लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगा चुकी थी। समझ गई अब वो उसके रोकने से नहीं रुकने वाली, इसीलिए वो भी मुड़कर अपने घर की ओर चल पड़ी। सिद्धि ने घर जाकर जाली वाला लोहे का दरवाज़ा खोला। सामने छोटा सा लॉन था। दोनों ओर दीवार के पास अलग अलग तरह के फूल के पौधे लगे हुए थे। बीच में हरी घास थी। एक और बाइक रखी हुई थी। सामने छोटा सा दरवाज़ा, दरवाजे के पास बड़ी सी खिड़की। उस खिड़की के आसपास भी कुछ गमले लटके हुए थे, जिनमें फूलों वाली बेल लगी थी। सिद्धि ने गुस्से में जाकर 2-3 बार घंटी बजा दी। आ रही हूँ, थोड़ा तो सब्र कर ले। सिद्धि को जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, वो खुद शांत करने का प्रयास करने लगी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया। सिद्धि बिना कुछ कहे ट्रेन की स्पीड से घर में चली गई। वो धड़ाम से जाकर सोफे पे बैठ गई। अपने जूते वहीं सोफे के पास उतार कर उसने आंखें बंद कर सिर पीछे टिका लिया। पानी पी ले, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। सिद्धि ने आंखें खोलकर सामने देखा। थैंक्स अम्मा। सिद्धि फीकी सी मुस्कान के साथ गिलास ले ली। एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। अब बता क्या हुआ? सिद्धि की अम्मा ने उसके जूते सही जगह पे रखते हुए पूछा। आपको पता है आज भगवान दूध पी रहे हैं? सिद्धि ने मुंह बनाते हुए कहा।
तुझे इतनी चिढ़ किस बात की मची है? भगवान दूध पी रहे हैं इसलिए, यह सब उन्हें दूध पिला रहे हैं इसलिए। अम्मा ने सिद्धि के पास बैठते हुए कहा, मुझे भगवान को दूध चढ़ाने से कोई परेशानी नहीं है, पर आपको पता है दूध कौन पीता है, दूध कौन पिला रहा है? वो आंटी जो सारा दिन घर में अपनी बहू का जीना हराम कहती हैं और बाहर सबकी चुंगली है, दूसरों के घरों में आग लगाती है। वो अंकल जो अपनी बेटी समान लड़कियों को भी बुरी नज़र से देखते हैं, बाद में वही लड़कियों की छोटे कपड़ों पे उपदेश देते हैं। और वो बस तो क्यों उनके बारे में सोच सोच कर अपना खून जला रही है? भगवान को सब पता है कौन सही और कौन गलत है। मुझे उनके दूध चढ़ाने से कोई परेशानी नहीं है अम्मा, बस अगर वो 1 लीटर दूध चढ़ाने जा रहे तो आधा चढ़ाकर आधा किसी गरीब को दे सकते हैं ना। मतलब भगवान ये थोड़ी कहेंगे मुझे पूरा दूध चढ़ाओ। ऊपर से उन्होंने पूरा मंदिर गंदा कर दिया, अब देखना कोई वहाँ सफाई नहीं करेगा। ये तो वही हाल हो गया, बचपन में माँ मेरी है, बुढ़ापे में माँ तेरी है, दोगले हैं सब। तू सफाई कर देना। अम्मा ने सिद्धि को शांत करते हुए कहा, लोगों का भगवान के सामने दिखावा करना या मंदिर से ज़्यादा से ज़्यादा दूध चढ़ाना या मंदिर गंदा करना वो तेरे गुस्से का कारण नहीं है। सच बता, तेरे गुस्से का सही कारण क्या है? वो अनवी भी इस बस में चली गई अम्मा, सिद्धि ने गहरे दुख से कहा। अब अम्मा को सारा मामला समझ आ गया था। सिद्धि अनवी को लेकर बहुत भावुक हो जाती थी। अनवी के पिता कुछ साल पहले चल बसे। उसकी माँ और छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पे आ गई थी। कुछ समय बाद ही उसके चाचा ने बहाने से उसकी माँ को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। एक औरत पुरुष की नज़र और उसका आसपास अच्छे से पहचानती है। वो जानती है पुरुष का इरादा और उसकी सोच उसके लिए क्या है। अनवी की माँ भी सब जानते हुए अपनी बेटियों के लिए चुप रही। इसीलिए उसके चाचा की हिम्मत बढ़ने लगी और एक दिन उसने अनवी की माँ को अकेला पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। अनवी की माँ ने किसी तरह उस दिन खुद को बचा लिया। फिर वो यहीं किराए का कमरा लेकर लोगों के घरों में काम कर अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। लेकिन इन सब के कारण उनके पास अनवी की देखभाल के लिए बिल्कुल समय नहीं होता था। वो अक्सर अनवी को अपनी बहन के साथ खेलते हुए देखती, जहाँ खुद अनवी को किसी के ख्याल रखे जाने की ज़रूरत थी, वहीं अनवी अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती, उसे खाना खिलाती, उसे सुलाना। कभी कभी तो खुद सही से ना नहा पाने वाली अनवी अपनी बहन को नहलाया करती थी। जब कभी उसे अवनिशा का ख्याल रखने में कोई परेशानी आती तो बिना झिझक अम्मा के पास आ धमकती। अभी भी वो अवनिशा को उसके घर छोड़ कर गई थी। सिद्धि ने फर्श पे खेलती अवनिशा को देखा, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। खुद से ना नहा पाने वाली अनवी ने अपनी बहन को अच्छे से नहलाकर उसके बाल बनाकर उसके घर छोड़ा था। मुझे डर उन मासूम आँखों में झांकती उम्मीद से है अम्मा, जिन्हें लगता है कि भगवान यदि उससे दूध पी लेंगे तो उसके परिवार की सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जबकि सच तो ये है, भगवान बस लड़ने की हिम्मत देते हैं। लड़ना हमें खुद पड़ता है। वो रास्ता दिखाते ज़रूर हैं, पर उस रास्ते पे चलना, ठोकर खाकर गिरने पर फिर उठना फिर चलना, वो हमें खुद करना होता है। भगवान सहारे के रूप में किसी को भेजता भी तो है, जैसे अनवी और अनविशा के जीवन में तुम। सिद्धि अम्मा की बातें सुनकर उस दिन की यादों में चली गई जब वो पहली बार अनवी से मिली थी। सिद्धि जब ऐसे ही सुबह की सैर से वापस आ रही थी, तब उसने पहली बार अनवी को एक अंकल की गोद में बैठा देखा था। वो अंकल उसे एकांत में चॉकलेट दे रहे थे और उसी बहाने से उसके गाल और हाथों को सहला रहे थे। अनवी उनकी गोद में असहज दिख रही थी, इसीलिए वो बार बार जाने की जिद कर रही थी। मगर उन अंकल ने अपना दूसरा हाथ से अवनी को पेट की जगह से पकड़ा हुआ था। उनके कठोर हाथ की पकड़ से वो नन्ही सी जान खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिद्धि बिना कुछ कहे उन अंकल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ अनवी की ओर बढ़ा दिया। अनवी ने भी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे भी वहाँ से जाने की जल्दी हो।
हे मैं तो बस इसे चॉकलेट दे रहा था। अब मेरी कोई पोती नहीं है, फिर ये भी मेरी पोती जैसी ही है ना। उन अंकल ने 32 के 32 दांत दिखाते हुए कहा, बेटा दादाजी को थैंक्स कहो। थैंक्स दादाजी। सिद्धि के कहने पे जैसे ही अनबी ने उन्हें थैंक्स कहा, वो मुरझाए फूल सा चेहरा लिए वहाँ से निकल ली। किसी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए, ये किसी ने बताया नहीं तुम्हें? सिद्धि ने अनवी का हाथ पकड़ा हुआ था, शायद इस डर से कि कहीं हाथ छोड़ते ही वो भाग न जाए। मैं बस अपनी छोटी बहन के लिए वो चॉकलेट लेना चाहती थी। उसे बहुत पसंद है ना। पापा के जाने के बाद मम्मी के पास इतने पैसे नहीं होते और दादाजी फ्री में दे रहे थे। सिद्धि ने देखा, अपनी बहन की बात कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। वही दादाजी कहते हुए अवनी के चेहरे पर नापसंदगी के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे पापा? और घर कहाँ है तुम्हारा? मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए। अनबी ने मायूसी से कहा, घर यहीं थोड़ा आगे है। मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ रहती हूँ। ठीक है चलो। सिद्धि ने अनवी के हाथ के इशारे को देखा। उसे समझ आ गया कि अनवी उसके घर के पास ही रहती हैं। सिद्धि ने पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़े रखा। इस बीच वो अनवी से लगातार सवाल करती रही, उसकी पढ़ाई, उसकी बहन के बारे में। सिद्धि ने लगभग सब जान लिया था। उसे ये जानकर बहुत दुख भी हुआ था कि पैसों के अभाव और अपनी छोटी बहन की देखभाल के कारण अनवी का स्कूल बहुत पहले छूट गया था। ये मेरा घर है। सिद्धि ने अनवी को अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे से तुम्हें कोई मदद चाहिए या कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। सिद्धि ने अनवी के बालों को पीछे करते हुए कहा तो अनवी खुलकर मुस्कुरा उठी। कभी कभी हमें कोई भी महंगी से महंगी चीज़ भी वो खुशी नहीं दे पाती जो किसी की ही कह देने से होती है कि वो हमारे साथ है। अनवी को भी उस चॉकलेट के मिलने से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी सिद्धि के शब्दों को सुनकर हुई। ठीक है सिद्धि दी। अनवी हाथ हिलाकर वहाँ से जाने लगी। सुनो। तभी सिद्धि ने उसे आवाज़ दी। वो अपनी जगह पे खड़ी होकर उसे देखने लगी। आज शाम को अपनी बहन के साथ मेरे घर आना, आओगी ना? सिद्धि ने बहुत प्यार से अनवी से कहा। अनवी कुछ देर अपने गाल पे उंगली रख कर सोचती रही, फिर हाँ बोलकर दौड़कर वहाँ से चली गई। उस दिन पहली बार सिद्धि ने उसे दौड़ते हुए देखा था। उस दिन ठीक शाम को अनवी अपनी बहन अनविसा के साथ पहली बार सिद्धि के घर आई थी। अनवी की माँ भी उनके साथ आई थी, ये देखने के लिए कि उनकी बेटियाँ सही जगह जा रही हैं या नहीं। उस शाम उन्होंने अम्मा और सिद्धि को अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आने का कारण बताया था। तब से सिद्धि और अम्मा को उनसे खास लगाव हो गया था। अनवी की माँ ने भी कभी उनसे पैसों की मदद नहीं ली, ना ही उनकी अच्छाई का कोई अनुचित लाभ उठाया। उनके आत्मसम्मान से अपनी बेटियों को बड़ा करने की सोच का सिद्धि और उसकी अम्मा बहुत सम्मान करती थी। सिद्धि कहाँ खो गई? अम्मा की आवाज़ से सिद्धि अपनी सोच से वर्तमान में आई। कुछ नहीं अम्मा, मैं चेंज करके आती हूँ। सिद्धि उठकर कमरे में चली गई। सिद्धि का पूरा कमरा काले सफ़ेद रंग से सजा था। जहाँ दीवारों पे सफ़ेद रंग चढ़ा था, वहीं पर्दे और बाकी फर्नीचर काले रंग का था। कमरा बहुत ही साधारण सा था। एक अलमारी, उसके पास एक बुक शेल्फ जिसमें कई तरह के उपन्यास भरे पड़े थे। उस अलमारी के सामने ही छोटा सा पलंग था। पलंग के पास स्टडी टेबल जिस पर भी किताबों का ढेर लगा था। उसी पर उसकी और अम्मा की एक तस्वीर थी। वो इकलौती तस्वीर थी इस कमरे में। इसके अलावा सारी दीवारें खाली थी। एक और बाथरूम से निकलते ही साइड में ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर नाम मात्र का सामान था। सिद्धि ने अलमारी खोली, उसमें से एक सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स बाहर निकाली। बाथरूम में चली गई। सिद्धि ने जैसे ही टी शर्ट निकाली, उसकी नज़र बाथरूम में लगे आईने पे गई जिसमें उसकी पीठ का निशान दिख रहा था। वो लंबा सा किसी धारदार चीज़ से लगा चोट का निशान था जो उसके कंधे से होकर कमर तक जा रहा था।
अचानक श्रीधि को कुछ दृश्य याद आने लगे। एक लड़के का लड़की को कंधे से पकड़कर पीछे की ओर धक्का देना, उस लड़की का पीछे दीवार में लगे शरीर से टकरा कर नीचे गिर जाना। गिरते समय वो सरिया उसकी कमर से कंधे तक लगता गया। वहाँ से उसके कुर्ते के साथ उसकी पीठ की पूरी चमड़ी भी उधड़ गई थी। उस जगह से अब खून निकलकर उसके पैरों की ओर बहने लगा था। उस हालत में भी वो लड़की उन लोगों से खुद को छोड़ने के लिए विनती कर रही थी। दर्द के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, मगर उसके कानों में उनकी हंसी, उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। वो वही दीवार के सहारे पड़ी आने वाली मुसीबत को सोचकर कांपने लगी थी। उस लड़की की पीठ कंधे से कमर तक छिल गई थी। उसकी पीठ से खून बहता हुआ पैरों पे आने लगा था। वो लड़की दीवार के सहारे पड़ी कांप रही थी। श्रीधि भी उस समय को याद कर कांपने लगी थी। श्रीधि को वो हंसी, वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो अपने कानों पे हाथ रख घुटनों पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो दीवार का सहारा लेकर उठी। उसने शावर ऑन कर दिया। आंखें बंद कर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। एक बार ठंडे पानी के असहास से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन वैसे ही आंख बंद कर खड़ी रही। धीरे धीरे पानी की आवाज़ में उसके अंदर से उठता शोर गायब होने लगा। उसकी सांस भी सामान्य हो गई थी, मगर उसका शरीर अब भी कांप रहा था। श्रीधि तौलिए से बाल पोंछते हुए बाहर आई। ठंड से उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसके कमर तक लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आया। वो मैसेज देखकर श्रीधि ने तौलिए को पास की कुर्सी पे रखा। उसने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर बालों का जूड़ा बना लिया। तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। श्रीधि जैसे ही बाहर आई, उसकी लाल आँखें कांपता शरीर देखकर अम्मा समझ गई कि श्रीधि आज भी ठंडे पानी से नहाई है, इसीलिए उसके लिए कॉफ़ी लेने चली गई। अम्मा ने कॉफ़ी का मग श्रीधि के हाथ में देते हुए कहा। जब उन्होंने श्रीधि की नज़रों को यहाँ वहाँ अवनिशा को ढूंढते हुए देखा। मुझे भी कल सनराइज़ सिटी जाने के लिए निकलना है, श्रीधि ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। उसके चेहरे पे इस समय कोई भाव नहीं थे। अरे वाह, मैंने सुना है वो शहर बहुत खूबसूरत है। वो चारों ओर से पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ है। वहाँ हर समय मौसम बहुत ही सुनहरा रहता है। वहाँ कई झीलें भी हैं। वैसे तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? अम्मा ने श्रीधि को चुप देखकर पूछा। पता नहीं, काम बहुत है। वो कब तक ख़त्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बाद में बात करते हैं, मुझे तो पैकिंग करनी है। श्रीधि ने मग नीचे रख दिया। वो बिना अम्मा को देखे कमरे में चली गई। वो जानती थी अम्मा उसके बहुत दिनों तक दूर रहने की बात से दुखी हो गई होंगी। वो अम्मा को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए वो बिना रुके चली गई। मैं मजबूर हूँ अम्मा। हर दर्द भरा अतीत कीचड़ सा नहीं होता जिसे आंसुओं से धोकर साफ कर सकते हैं। कुछ लोगों का दर्द भरा अतीत स्याही का वो पक्का दाग होता है जिसे केवल खून से साफ किया जा सकता है। अब वक्त आ गया है मैं भी अपने मन और तन पर लगे दाग को उसके खून से साफ करूं, जिन्होंने ये मुझे दाग दिए हैं। अब वक्त आ गया है अंत का आरंभ करने का, श्रीधि ने खुद से कहा। फिर उसने कमरे में जाकर सामान पैक करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही श्रीधि कमरे से बाहर लेकर सामान निकली, उसे सामने ही अनवी अपनी बहन अनविशा और अम्मा के साथ खड़ी मिली। उन सबको देख श्रीधि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करना, अपना ख्याल रखना, और मैं सब संभाल लूँगी अम्मा। श्रीधि ने अम्मा की बातों को बीच में रोक कर उन्हें गले लगाते हुए कहा। उसे अम्मा की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, मगर उसका जाना भी ज़रूरी था। वो अम्मा को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा और अपनी बहन का ख्याल रखना, और अपना भी। कुछ भी चाहिए हो तो अम्मा से कहना। हाँ, तुम तो जंग में जा रही हो ना, जो सबको ख्याल रखने को कह रही हो। बस वापस कब आओगी ये नहीं बता सकती। श्रीधि की बात पूरी होने के पहले ही अनवी ने चिढ़ते हुए कहा। जाहिर सी बात है
उसे सिद्धि का जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं जल्दी ही आऊँगी। सिद्धि ने घुटनों पे बैठ अनविसा के चेहरे को छूते हुए कहा तो अनविसा किसी बेल की तरह उससे लिपट गई। मैं जल्दी ही आऊँगी और तब तक मैं सबका ख्याल रखूँगी, तुम बस अपना ख्याल रख लेना। अनवी की बात सुनकर सिद्धि और अम्मा हंसने लगी। सिद्धि ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर बैग लेकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। सिद्धि ने टैक्सी में बैठते ही मुड़कर घर को देखा। उसे वो दिन याद आ गया जब वो 4 साल पहले पहली बार अम्मा से मिली थी। वो उसे इस घर में ले आई थी। सिद्धि ने सनराइज सिटी तक का सफ़र ट्रेन से किया। रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग लिए बाहर आई। वहाँ उसने एक टैक्सी वाले को पता बताया। अपना सामान टैक्सी में रख उस जगह की ओर चल पड़ी जहाँ से उसका सारा जीवन ही बदल गया। ज़िंदगी के हर क्षण को जीने वाली, कुछ बनने के सपने देखने वाली लड़की को इस जगह ने हर क्षण उदास रहना सिखा दिया था। उसके सपने वो तो अब दूर दूर तक उसकी आंखों में कहीं नहीं थे। अगर उसकी आंखों में कुछ था तो वो था सर्द खामोशी जिसके पीछे छिपी नफरत और बदले की आग। ये जगह है ही बहुत खूबसूरत मैडम। यहाँ आकर हर कोई इसकी खूबसूरती में खो जाता है। सिद्धि को कब से खामोशी से बाहर देखता देख ड्राइवर उस जगह की तारीफ़ करने लगा। मैंने इस जगह का वो रूप देखा है कि अब मुझे इस जगह की खूबसूरती कभी रास नहीं आ सकती। क्या क्या कहा आपने? क्या आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं? ड्राइवर के सवालों को सुनकर सिद्धि को एहसास हुआ कि बेख्याली में वो कुछ ज़्यादा ही कह गई। नहीं, मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। मैंने इस जगह को इंटरनेट पे देखा था। अब तुम बातों में कम, रोड पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, समझी? सिद्धि ने ड्राइवर से हल्की नाराज़गी से कहा। वो फिर से बाहर देखने लगी। जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। क्या हो अगर रास्ते मंजिल से भी खूबसूरत हो? फिर तो ये बावरा समन उन हसीन वादियों को कभी छोड़ना ही ना चाहिए। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों की डाल पर गिलहरी चिड़िया उछल कूद कर रही थी। सिद्धि उन्हें देख जरूर रही थी, मगर उसकी आंखों में उस जगह के पसंद आने के नहीं बल्कि नफ़रत के भाव थे। टैक्सी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी। सिद्धि टैक्सी वाले को पैसे देकर अपना सामान निकालने लगी। आसपास के घरों के लोग अपनी अपनी खिड़कियों और बालकनी से उस सिद्धि को उत्सुकता से देख रहे थे, मगर सिद्धि बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अंदर चली गई। सिद्धि ने घर में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई, फिर अपना लैपटॉप लेकर कुछ खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उस पर एक लड़के का सोशल मीडिया अकाउंट दिखने लगा था। आजकल किसी के बारे में जानने के लिए उसके पीछे जासूस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब सामने वाले का सोशल मीडिया अकाउंट पता होना चाहिए बस। सिद्धि भी कॉफ़ी के घूंट के साथ उस अकाउंट को देख रही थी और उसकी आंखें अब भी खाली सी थी। उनमें कोई भी भावनाएं नहीं थी, मगर दिमाग में बहुत कुछ था और वो कॉफ़ी के मग पर उंगली घुमाती कुछ तो सोच रही थी। अच्छा, तो तुम उस एंटीक ज्वेलरी डिज़ाइन करने वाली शॉप पे काम करती हो? सिद्धि ने सनराइज सिटी आए 1 हफ्ता हो गया था। यहाँ उसने एक एंटीक ज्वेलरी डिज़ाइन करने वाली शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। वो वहाँ ज्वेलरी बेचने का काम करती थी। फ्री समय में ज्वेलरी डिज़ाइन बनाना भी सीख रही थी। उस दुकान में खास डिज़ाइनर ज्वेलरी बनाती थी। सिद्धि ने 1 महीने तक उनसे फ़ोन और मेल से लगातार संपर्क किया, तब उसे ये काम मिला था। सिद्धि ने यहाँ आने के बाद किसी से कोई बात नहीं की थी। फिर भी उसकी लाख बेरुखी के बाद उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी आज संडे को उसका घर देखकर ज़बरदस्ती मिलने चली आई थी। वो पिछले 1 घंटे से सिद्धि से पूछताछ तो ऐसे कर रही थी जैसे अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई हूँ। सिद्धि उनकी हर बात का बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। आंटी, मुझे बाहर जाना है। सिद्धि अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली ताकि वो आंटी चली जाए। बदले में आंटी ने सिद्धि को ऐसे देखा जैसे उन्हें रसमलाई दिखाकर करेला मुंह में ठोस दिया हो। उस सिद्धि को घूरती मन में बड़बड़ करती वहाँ से चली गई। सिद्धि ने उनके जाते ही बैग पीठ पर लटकाया
वो भी बाहर चली गई। रात अपने पूरे रंग में रंग चुकी थी। सड़कों पे इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे। देर रात तक पार्टी करने वाले और रात में काम करने वालों के अलावा सब सो गए थे, या शायद सब नहीं, कोई थी आज जो किसी खास कारण से इस अंधेरी रात में भटक रही थी। ऐसे अंधेरे में सड़क के स्ट्रीट लाइट के पास एक लड़की किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देखती, फिर नज़र उठाकर सड़क के दोनों छोर तक देखने लगती। उसने टाइट लाल रंग की वन पीस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से ऊपर तक थी, जिसका गला इतना गहरा था कि उसका वक्षस्थल भी आधे से ज़्यादा दिख रहा था। वो ड्रेस उसे ढकने की जगह उसके शरीर को दिखाने का काम ज़्यादा कर रही थी। रेड हाई हिल और हाथों में पर्स पकड़ी वो युवती अब परेशान दिखने लगी थी। तभी एक ब्लैक कार वहाँ आकर रुकी। वो लड़की इठलाती उस कार के दरवाजे तक गई। उसने एक नज़र कार में बैठे लड़की को देखा, फिर बालों को झटका दी। वो दिलकश मुस्कान के साथ कार में बैठ गई। एक गली में काले कपड़ों में साया खड़ा था जो दूर से उस लड़की पे नज़र रखे हुए था। उसने काली पैंट और काली उड़ी पहनी थी, मुंह पे काला मास्क, हाथों में काली दस्तानी। उसकी पीठ पे छोटा सा बैग था। उस कार के जाते ही वो साया भी गली में मुड़कर एक बाइक लेकर उस गाड़ी के पीछे जाने लगा। उसकी बाइक की स्पीड बहुत कम थी, जैसे उसे उन दोनों तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं हो, या फिर वो जानता था वो कार कहाँ तक जाने वाली है। कितनी देर कर दी तुमने? पता है, खड़े खड़े मेरे पाँव दुखने लगे थे, उस लड़की ने अपनी नसीली सी आवाज़ में कहा। उसकी शिकायत भी उस समय इतनी अच्छी लग रही थी। कोई भी लड़का उसके सामने मोम सा पिघल जाए और उसे मनाने के लिए अपना दिल निकाल कर रख दे, परंतु उस लड़के ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पे वैसी भाव आ गए। लड़के ने रेड जैकेट के अंदर सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी, साथ ही उसने ब्लैक जीन्स पहनी थी। बाल सलीके से जेल द्वारा बनाए हुए थे। हाथ में महंगी घड़ी, हीरे की अंगूठी पहनी। वो कोई रईस परिवार से लग रहा था। चुप कर साली, 2 कौड़ी की होकर गर्लफ्रेंड जैसे भाव खा रही है। पैसे ले लेना इसके भी, समझी? बट डोंट बिहेव लाइक माई गर्लफ्रेंड। उसने एक आंखों में उस लड़की के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे भी चीज़ अगर तेरे जैसी हो तो पैसा फेंकने में मज़ा भी आता है, समझी? उस लड़के ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी। उसके होठों पर अश्लील हंसी दिखने लगी। वो लड़की अब भी उसी मुस्कान के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे से एक पल के लिए भी वो मुस्कान गायब नहीं हुई थी, बस उसकी आंखों में गहरा दर्द तराया था। वैसे भी उसके लिए ये सब नया कहाँ था। हर कोई उसे ऐसे ही नामों से तो बुलाता, कभी वैस्या तो कभी कोई नशे में वो थोड़ी इज्जत और प्यार से बात कर भी लेता तो नशा उतरते ही वो भी उसकी औकात दिखाने लगता। इसीलिए उसे इन सब की आदत सी हो गई थी। इंसानों से भरे इस समाज में लोग हर वो चीज़ जिसके वो पैसे दे पाते हैं उसे अपनी जागीर समझने लगती है, फिर चाहे वो कोई जीती जागती लड़की ही क्यों ना हो। गाड़ी रुको। अचानक उस लड़की ने एक सुनसान सी जगह पे गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी रुको पहले। उस लड़के ने लड़की की बात सुनकर उसे देखा, फिर सुनसान पड़े रास्ते को जहाँ आसपास घना जंगल ही दिख रहा था। कुछ सोच कर उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई जो तुम फार्म हाउस तक जाने तक का भी इंतज़ार ना कर सकी? वो लड़का उस लड़की पे चिल्लाए जा रहा था। वो अपने पर्स को टटोल रही थी। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यू बिच। उस लड़की के गुस्से आने लगी थी, मगर उसकी बाकी गालियाँ उसके मुंह में रह गई। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई जब उसने उस लड़की के हाथों में स्प्रे देखा। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की ने बिजली की गति से वो स्प्रे लड़की के मुंह पे मार दिया। वो लड़का जो खुद को से समझ रहा था कुत्ते की तरह वहीं ढेर हो गया। सारा कुत्ता कहीं का। पैसे कुछ क्या दे दिए? साली ने माँ बेन एक कह दी। उस लड़की ने पाँव से लड़की को हिला कर देखा, फिर वो उसे मनी मन गालियाँ देते बाहर निकल गई। साला हरामजादा।
उसने एक और गाली देकर उसे देखते हुए ज़मीन पे थूका। फिर वो दरवाज़ा खुला रख उस ओर जाने लगी जहाँ से आई थी। थोड़ा आगे जाकर उसने अपनी हिल खोल कर हाथों में ले ली। उन्हें हाथों में झूलाती वो वहाँ से चली गई। तभी वो बाइक वहाँ से गई। उसे देखकर उस लड़की के पांव अपनी जगह पे रुक गए। उस बाइक सवार ने जंगल में पेड़ों के बीच बाइक खड़ी कर दी। फिर वो तेज़ी से उस गाड़ी के पास आई। उसने लड़की की सीट बेल्ट खोलकर उसे पास की सीट पे धक्का दे दिया। खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। उसने एक बार पास पड़े लड़की को देखा, फिर फ्रंट मिरर से उस लड़की को। उसके बाद उसने गाड़ी जंगल के रास्ते पर मोड़ दी। उस लड़की ने भी गाड़ी के चलने की आवाज़ सुनी, मगर ना तो वो चौकी ना मुड़ी, जैसे उसे सब पहले ही पता हो। वो फिर से गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली गई। वो गाड़ी लिए जंगल में जा रही थी। जैसे जैसे जंगल घना होता जा रहा था, वैसे वैसे गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उस साई ने एक जगह गाड़ी रोकी, अपनी पीठ से बैग उतारा, उसमें से एक इंजेक्शन निकाला। फिर वो गाड़ी के दूसरे दरवाजे की ओर गई। उसने वो इंजेक्शन लड़के की गर्दन में लगा दिया। लड़का एक झटका खाकर शांत हो गया। फिर उस लड़के को बाहर निकाला। अपने बैग से रस्सी निकाल उसके पैरों को उससे बांध दिया। फिर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगी। दोस्तों, मिलते हैं इस सस्पेंसफुल कहानी की दूसरे चैप्टर के साथ। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। और हाँ, पसंद आई हो तो लाइक भी खूब ज़्यादा कर दिया करो ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं दूसरा भाग जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश किया करूँ।